दुनिया भर से आंकड़े आते हैं जो दिखाते हैं कि 2014 के मुकाबले में भारत या तो वहीं पर है या बैकस्लाइड किए हुए हैं। तो बिहार और यूपी के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, खास तौर पे पर कैपिटा जीडीपी, वो सब सहारन अफ्रीका जितने हैं। हम हंसते हैं कि अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ इलाका है और ये सही है, लेकिन भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं उनमें जो स्थिति है लोगों की, वो कोई सब सहारन अफ्रीका से बेहतर नहीं है। आपने तेल की बात की। आज पेट्रोल का, डीजल का जो भाव है, ब्रेंट क्रूड पर बैरल की कीमत आज क्या है आप जाके देखें, $60 है। जब $140 थी तब पेट्रोल का भाव कम था आज से। एक तो ये कि दुनिया जानती है कि भारत जो ढंढोरा पीटता है गणतंत्र का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो बहुत हद तक झूठ है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे खास मेहमान हैं आकार पटेल, जो एक मशहूर लेखक हैं और मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के प्रमुख भी हैं। 2021 में उनकी किताब आई थी प्राइस ऑफ मोदी ईयर्स, और उसमें उन्होंने 4 दर्जन ऐसे मानदंडों पे, इंडेक्स में, जहाँ पे भारत की जो ग्लोबल रेटिंग्स आती हैं, वो आर्थिक मामलों में होती है, सामाजिक, मानव विकास और दुनिया भर के इस तरह के ग्राफ्स में उन्होंने बताया था कि उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब में भारत पिछड़ रहा है। और अभी हरकारा में भी वो आर्टिकल छपा जो उन्होंने इतवार को लिखा था, जो कि बता रहा है कि भारत फिर से उसमें बैकस्लाइड ही, मतलब उसकी वो बार बार नीचे की तरफ फिसलता जा रहा है तेजी के साथ। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि एक तरफ एक भारत में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और दुनिया में हम सबको अपना एक प्रभावित कर रहे हैं और हम दुनिया की राजनीति चला रहे हैं और फलाना ठिकाना। पर एक तरफ वो हैं, जब ये डेटा आता है तो सरकार का रवैया होता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपनी एजेंसी या लॉबिंग के साथ में ये उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हुए भी साफ साफ पकड़े गए हैं। तो आज की बातचीत की शुरुआत उस आर्टिकल से करते हैं जो अभी कल ही हरकारा में छपा है, और उसमें फिर से इस बात को आकार बता रहे हैं कि कैसे हम लोग लगातार बैकस्लाइड कर रहे हैं। तो उसको शुरू में अगर आकार आप बता पाएं कि इसे एक समराइज करते हुए कि उस आर्टिकल का हासिल क्या है, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी। तो 6 साल पहले नीति आयोग के जरिए सरकार ने ये चाहा कि जो ये ग्लोबल इंडिसेस है वहां पर भारत का जो स्टैंडिंग है वो सुधरे। जी। सरकार को ऐसा ही लगा कि या तो गुड गवर्नेंस के जरिए ये हो जाएगा, या फिर उनको लगा कि मापदंड के मेजरमेंट में शायद कोई खामी है तो फिर हम उसको सुधार देंगे। ये नहीं हुआ। और इसके ना होने के बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो टिप्पणी एकदम कड़वाहट के साथ की थी 5-7 साल पहले, जब ये आंकड़े जब आते थे, वो टिप्पणी भी बंद कर दी एकदम। तो आज कोई हमारा रिस्पांस नहीं है। दुनिया भर से आंकड़े आते हैं जो दिखाते हैं कि 2014 के मुकाबले में भारत या तो वहीं पर है या बैकस्लाइड किए हुए हैं। तो आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस का एक पैमाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत 2014 में 130 पे था विश्व में, आज 130 पर है। भूख का जो है इंडेक्स, वहां पर भारत 55 नंबर पे था, आज 102 पर है। कुछ और देश इसमें जुड़े हैं 2014 के बाद, फिर भी हमें बैकस्लाइड होना नहीं था। करप्शन का इंडेक्स है, जो पहले 1 या 2 साल में जब मोदी जी आए थे 2014-15 में, तो एक दो नंबर सुधरा था भारत, पर उसके बाद गिरना शुरू हुआ पिछले। तो जो 85 नंबर पे था, आज 96 पर है। एशिया पावर, हार्ड पावर का एक इंडेक्स होता है नीतीश जी, जो ये मापता है कि आपके पास हार्ड पावर कितना है, आप दूसरे जो देश हैं आपके इर्द गिर्द, उन पे आप कितने हावी होते हैं। तो एक जो मेजर पावर का दर्जा था
भारत का, वो भारत ने गंवा दिया। जो युद्ध हमने लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो हुई हमारी लड़ाई 2020 में, इसके बाद जो लोग, जो साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इन चीजों को देखते हैं, उनको ये लगता है कि भारत के पास जो माजी में जो था पावर आज नहीं है। उसके बाद कई ऐसी जगहें हैं, या तो लेफ्ट विंग या तो राइट विंग, दोनों ही जो जो एक्सट्रीम्स हैं, वहां पर थिंक टैंक्स होती हैं जो देखती हैं कि उनके जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि सिविक स्पेस है, ये ज्यादातर लेफ्ट विंग थिंक टैंक्स ही देखती हैं कि आपके पास कितनी आज़ादी है कि आप जाकर बाहर रास्ते पर मोर्चे कर सकें, प्रदर्शन कर सकें। वहां पर जो भारत की सिविक स्पेस 2014 में ऑब्स्ट्रक्टेड थी, माने आपके पास पूरी छूट नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद रिप्रेस्ड हो गई कि ऊपर से दबाव आ रहा है कि आप ये चीजें ना करें, और आप जो करेंगे तो आप जेल जाएंगे। और भी चीजें हैं, प्रेस फ्रीडम का एक इंडेक्स है जो छापते थे लोग, यहाँ पे अखबार छापते थे कि भारत का जो आंकड़ा है दुनिया में 140 पर था 2014 में, 151 पर है आज, और सुधरा नहीं है। जैसा कि हम टीवी चालू करके, अखबार खोल के देखते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा, जितना कि कोई गणतंत्र में फ्रीडम, जितनी छूट होनी चाहिए प्रेस को, उतनी नहीं है यहाँ पर। सच बात है ये। एक बात सही है कि ये मीडिया का जो कॉर्पोरेट ओनरशिप है, उसके जरिए भी जो आजादी थी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को, वो आज नहीं है। लेकिन ऊपर से भी जो आता है दबाव, वो ज्यादा, वो बढ़ा है 2014 के बाद। और भी है, पासपोर्ट इंडेक्स है वगैरह, जो लोग जाते हैं भारत से बाहर जानते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट में उतना दम नहीं है जितना कि बहुत सारे और देशों में है। जहां पर भी जाते हैं हमें वीजा देना पड़ता है। जब वीजा लेने के लिए जाते हैं तो हमें 3 साल का बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इनकम टैक्स रिपोर्ट देना पड़ता है, जो बहुत सारे देश हैं जहां पर ये नहीं चलता। तो इन चीज में भारत की सरकार ने नीति आयोग के जरिए ये चाहा कि कोई सुधार आए, लेकिन ये कि नहीं हुआ। और ये नहीं होने के बाद, कुछ सालों प्रयत्न करने के बाद जब ये नहीं हुआ, तो सरकार ने ये बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसका जैसे मतलब ये जो साख का मतलब हम शायद इससे भी दे सकते हैं कि जो रुपए और डॉलर के जो इक्वेशन है, जिसके बारे में 2014 से पहले हम क्या थे और अभी क्या हैं, या तेल की कीमतें ही हैं। दुनिया में जो रूस का तेल खरीद के हम दुनिया में बेच तो रहे हैं, पर वो उसका जो फायदा है या उसका जो मार्जिन है, हम लोगों को, भारत के लोगों को शायद नहीं नहीं देते। तो ये एक फिर आज़ादी की बात भी है, जैसे कि आप प्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि चाहे वो एक साथ इकट्ठा होना हो, या अभी दिल्ली में ही प्रदूषण था तो लोग इंडिया गेट आ रहे थे, तो उनसे कहा गया कि उन पे लगभग लाठीचार्ज किया गया कि इसके बारे में भी ये नहीं कर सकते। तो आज़ादी है। प्रेस फ्रीडम के बारे में अगर हम साथ में हम कोई आरटीआई पर जो हमला हुआ है, आरटीआई के नियमों में जो हमला हुआ है, और आरटीआई की जो एक्टिविस्ट हैं उस पे जो हमला हुआ है, वो भी देखने वाली बात है कि जो सूचना का अधिकार चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि सरकार पारदर्शी होगी। जैसे कि अभी तक देश को पता नहीं है कि जो कोविड के समय पीएम केयर शुरू किया गया था, उसका हिसाब कौन कहाँ किसको देगा, उसकी पारदर्शिता कितनी है, उसका खर्च कहाँ हुआ, किसी को कुछ उसका अंदाजा नहीं। तो ये जो लगातार बढ़ता एक सकरा होता हुआ, जिसको कहते हैं कि नागरिकों के अधिकार, उनकी तरक्की, उनकी प्रगति, वो जगह लगातार सक्रिय होती हुई दिखलाई पड़ती है। और इस आर्टिकल का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि इसको देखकर हमें समझ में आता है कि दुनिया जब जहाँ पर वो देखती है, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों, सरकार ये कहती है कि बहुत दुराग्रह पूर्वाग्रह हैं, जिसके तहत भारत से सब जलते हैं, भारत से ईर्ष्या करते हैं, और इसलिए वो परेशान है कि इतना ये देश कैसे आगे बढ़ता जा रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के भी। और उसके कारण जो है, ये सब गलत आंकड़े, गलत बयानी वो लोग कर रहे हैं, हम अपने बारे में गलत बयानी नहीं करते हैं। और जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं ये सब। तो सरकार का एक ये भी नजरिया रहा है, जिसको 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 जिसकी जिसकी ड्रम बीटिंग करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और खास तौर पर हमारा अपना मीडिया। तो वो जो उसके कारण आकार जो दुनिया में, जैसे कि जो बोल रहे हैं कि हम हार्ड पावर नहीं रहे हैं, इसका दरअसल एक, अगर हम किसी एक आम आम आदमी को बताना चाहें कि इसका मतलब क्या है, कि हमारा हार्ड पावर पहले क्या थी,
और अब क्या है, और इसको अब हम देख सकते हैं दक्षिण एशिया में भी देख सकते हैं और दुनिया में भी देख सकते हैं लोग। दो तरीके के पावर होते हैं, एक तो हार्ड और एक सॉफ्ट। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि मैं आपके साथ बातचीत करके अपना जो खुद का सुलूक है वो आपको दिखाकर आपको मनवा दूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मैं आपको जो कहने के लिए करने के लिए मैं कह रहा हूं वो सही है, और आप वो करें बगैर कोई दबाव के। दूसरा ये कि मेरे पास ऐसे मेरे हाथ में ऐसे हथियार हैं, मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिससे आप पे कोई दबाव पड़े, या तो वो मिलिट्री के असासे हों या फिर मेरी इकोनॉमी हो। आपका जो उत्पादन है वो मेरे से कम है, मैं आपको चीजें बेच रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बेचनी बंद कर दूं तो आप पे कोई दबाव आएगा। ये हार्ड पावर हो गया। दोनों ही जगह में भारत फिसला है। और आप देखें कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है। एक तो ये कि दुनिया जानती है कि भारत जो ढंढोरा पीटता है गणतंत्र का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो बहुत हद तक झूठ है। आपने तेल की बात की। आज पेट्रोल का, डीजल का जो भाव है, ब्रेंट क्रूड पर बैरल की कीमत आज क्या है आप जाके देखें, $60 है। जब $140 थी तब पेट्रोल का भाव कम था आज से। और हुआ ये है कि गरीब सब भारतीय हों, या तो वो मुकेश अंबानी हो या तो वो भिखारी हो, दोनों पेट्रोल और डीजल का एक ही भाव देते हैं। ना तो आपने, एक तो ये कि जो गरीब देता है उस पे आपने एक फाइन लगाया है उन पर दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो फायदा हो रहा था रशियन तेल लाने से वो सिर्फ कुछ कंपनियों को हुआ। तो ना तो सिर्फ आपने अपने ही लोगों पर अपने अ, अ, एक ठोकर मारी, जिन लोगों के पास पैसा था पहले से उनको आपने ज्यादा दिया। दुनिया बाहर से ये देखती है, और जब ये देखती है तो दुनिया ये समझती है कि भारत का यूनाइटेड नेशंस में जाना और कहना लोगों से कि हम गणतंत्र हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो आप माने, ये झूठ है। क्योंकि आप अपने ही लोग के साथ ये सुलूक कर रहे हैं, बगल का देश क्यों मानेगा आपकी बातें? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। इस वजह से, क्योंकि हमारी करतूतें ऐसी रही है 2014 के बाद, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों में हमने मार खाया है। हार्ड पावर में इसलिए कि जो झूठ कहा गया था भारतीयों को कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फलाना ढिमका, वो कुछ हुआ नहीं। एक बात सही है कि ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भाजपा का कोई हाथ नहीं, सिर्फ सिर्फ भाजपा का हाथ है ऐसा नहीं है। अब देखें तो 2091 में भारत और चीन बराबर थे जीडीपी में। आज चीन 5 या 6 गुना ज्यादा है भारत से। ये तो होना ही है कि जो जो पावर है चीन का वो 5 या 6 गुना होगा हमसे, वो है आज। तो इसलिए जो 10-12 साल पहले थे हम, उससे हम फिसले हैं। और क्योंकि हम ये मानने को नहीं तैयार कि ये हुआ है, हम फिसलते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई सुधार नहीं आएगा ऊपर से। तो जाहिर तौर पे जब मानने को तैयार नहीं तो हम कोई इस पे करेक्टिव मेजर भी नहीं लेंगे, इसको बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और फिर हम दरअसल उस जहालत को ही अब अपना अपनी असलियत सच मान के कि अब यही है। जैसे कि मैं बिहार के चुनाव के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पे एक सब सहारन अफ्रीका जैसी इकोनॉमी है, इतने सारे नौजवान हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, सब माइग्रेट करके आते हैं। वहाँ की औरतें भी हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं कि जो जो कि पर वो सब कुछ एक तरह से अलग करके एक तरह से चुनाव को फिक्स कर दिया गया, चाहे वो चुनाव आयोग के जरिए या एक पेशगी में कुछ पैसे देकर, जो कि उन्होंने मांगे नहीं थे। मतलब हम जो मांग नहीं रहे वो आप हमको दे के हमको उस बात से बरगला रहे हैं जो कि हम जिसकी हमको ज़रूरत है। तो लोकतंत्र भी इस तरह से होता जा रहा है, और क्योंकि हम अब सच सच को तथ्य को वास्तविकता को जब नहीं देख पाएंगे तो फिर एक देश या एक समाज
एक आबादी कैसे तय करेगी कि उनके लिए अच्छा क्या है, और वो उसको चुन नहीं पाएगी फिर उत्तरा। ये बात बिल्कुल ही सही है। आप देखें तो बिहार, यूपी को भी अंदर शामिल कर दें, बिहार और यूपी के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, खास तौर पे पर कैपिटा जीडीपी, वो सब सहारन अफ्रीका जितने हैं। हम हंसते हैं कि अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और ये सही है। लेकिन भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं, उनमें जो स्थिति है लोगों की, वो कोई सब सहारन अफ्रीका से बेहतर नहीं है। और ये चुनावी मुद्दा भी नहीं है कि हम इस अ, इसको हम सुधार कैसे पाएंगे, हम यहाँ पहुंचे कैसे, वो ठीक है, क्योंकि उसकी बात तो होती रहती है कि नेहरू ने हमें ये किया वगैरह। लेकिन पिछले 11 सालों में क्या हुआ, अगले 10 सालों में क्या होगा, और कैसे ये जिंदगियां उन में कोई सुधार आएगा कि लोग वहां से भागकर गुजरात नहीं जाए, कर्नाटक नहीं जाए, बंगाल नहीं जाए नौकरी ढूंढने के लिए, और वहां पे कोई सुधार आए। इस पे चुनाव नहीं लड़ा गया, और ये होना चाहिए था। लेकिन बहुत हद तक जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहां पर डेवलपमेंट की सही बातें नहीं होती। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये हकीकत है भारत की आज। तो इसमें मतलब जैसे कि आपने कहा कि इसके लिए अकेले भाजपा जिम्मेदार नहीं है, इसके दरअसल क्या ऐसा है कि लोग एक चीज को महसूस कर रहे हैं, वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, और उनके पास उस तरह के पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, या वो भी सिकुड़ते जा रहे हैं कि जहां पर वो अपनी बात कह सकें और उसका उसके बारे में एक किसी फैसला कुन जगह तक पहुंचा सकें, राजनीति को भी, गवर्नेंस, शासन को। नहीं, इसमें एक सामाजिक सुधार भी चीज है ना। ये सिर्फ सरकार के जरिए नहीं होता कि सरकार कोई नियम कानून लाए और समाज सुधर जाए। ये अंदर से नीचे से भी होना है, जो बहुत सी जगहों पर भारत में, दक्षिण एशिया में कहो तो आप, नहीं होता है। और क्योंकि ये नहीं होता है, सरकार से भी नहीं होता है, समाज से भी नहीं होता है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इन चीजों पे बात करना, इन चीजों को अ, खुले में लाना, यही एक जरिया है कि हम इन चीजों को हम सुधार पाएं। अगर आप बिहारी से कहें, और बिहारी को बड़ा फख्र है बिहारी होने में, और ये सही बात है, और ये अच्छी बात भी है कि आपका जो पर कैपिटा है वो सब सहारन अफ्रीका जितना है, और ये सुधरा नहीं है पिछले 50 सालों में। अगर ये आप बात उनसे कहें, और उनको ये लगे कि जो हालात दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में है, वो ही है हमारा, और तो शायद अंदर से कोई ऐसा इम्पल्स आए कि यहाँ पे कोई बदलाव या सुधार होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानता कि होगा। ऊपर से आप थोपोगे, कुछ हद तक होएगा, लेकिन ऊपर से और अंदर से दोनों जगहों से जब हो, तो फिर शायद चेंज का चांस ज्यादा रहता है। और फिर बिहार ने वोट भी उन्हें उन्हीं को दिया जो पिछले 20 साल से उन पर राज कर रहे हैं, इन 50 सालों में जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो उनको तो लगता है कि ये सही है हमारे लिए, यही सरकार, यही लोग हैं जो हमको, या तो हम इस गड्ढे में रह के खुश हैं इस सब साधारण इकोनॉमी में, या फिर अम, यही लोग हैं जो हमको इससे बाहर निकालेंगे, जो पिछले 20 साल से यहाँ पर हैं। अम, मेरा ये मानना है कि सिर्फ डेवलपमेंट पे चुनाव लड़े नहीं जाते भारत में, और भी चीजें होती है। आ, जाति की बुनियाद पर होती है लड़ाइयाँ, कौम की बुनियाद पर होती है, खास तौर पे भाजपा के आने के बाद दीन की बुनियाद पर होने लगी हैं कि एक तबके को दुश्मन के नजरिए से हम देखें। ये भी सही है। दूसरा ये कि हमें ये भी मानना चाहिए कि जो जो ग्राउंड गेम कहते हैं लोगों को, कि आखिरी दिनों में लोगों को घर से निकालकर बूथ तक ले आना, ये
भाजपा से बेहतर बहुत कम पार्टियां जानती हैं कि इसको कैसे करना है। और ये भी चीज है, जब आपकी 40 और 50 का फर्क है पार्टियों में, एक पार्टी के पास 50%, एक पार्टी के पास 40% है। 40% वाली पार्टी जो 5% ज्यादा वोट लाए तो फिर बराबर का मुकाबला हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। एक स्ट्रक्चरल चीज हुई है 2016 और 17 के बजट के बाद, वो ये है कि भाजपा के पास अनलिमिटेड बजट आ चुका है। जो बॉन्ड्स की स्कीम थी, जहां पर बहुत से सालों में 90% तक पैसा कॉरपोरेट के जरिए भाजपा को गया, वो पैसा बहुत हद तक अभी भी है। क्योंकि भाजपा का शासन दिल्ली में है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो ये राज्य के चुनाव में भी भाजपा को ही देगी पैसा, क्योंकि जो फायदा है उनका वो एक राष्ट्रीय रूप में, ना कि सिर्फ कोई राज्य के रूप में। तो ये भी एक है चीज। तो सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है कि हमें इस मकाम को छोड़ के आगे कैसे जाना है, इस पे कोई ज्यादा डिबेट नहीं हुई। और ये जब लोकतंत्र जब जिस तरह से सिमट रहा है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया भर में ये चुनौती लगभग अब विश्वव्यापी होती हुई दिखलाई पड़ती है, खासतौर पर उन देशों में जहाँ पे ये हालांकि क्या विकसित जिसको जिसको हम कहते थे यहाँ पे डेवलप्ड डेमोक्रेसी, और हम लोग तो एक डेमोक्रेसी इन प्रोग्रेस की तरह थे, जो नई डेमोक्रेसी थी दुनिया की। तो वहां पर जो पहल या इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि लोग जो है लड़ने की या वापस तानाशाही प्रवृत्ति को खत्म करने का जो रास्ता बना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, और जैसे कि साथ में आंदोलन भी और ये जानकारियां भी, इनके बारे में बातचीत भी, खासतौर पर हिंदी पट्टी में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो दिक्कतें हैं और भारत की जो राजनीति की जो निर्णायक ताकत है, वो लगभग अब उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में दिखलाई पड़ती है। और वहाँ पर हम वहाँ का मीडिया देख सकते हैं, वहाँ की राजनीति देख सकते हैं, वहाँ का अपराध देख सकते हैं, वहाँ का रूल ऑफ लॉ देख सकते हैं। उन सारी चीज़ों में आप कह सकते हैं कि जब लोकतंत्र और काफ़ी मतलब जो अधिकार है, नागरिकता के अधिकार हैं, वो काफ़ी घटते चले जा रहे हैं बाकी हिस्सों के बरक्स। तो उन उदाहरणों को कैसे देखते हैं, और उसमें से हम क्या कुछ सीख सकते हैं यहाँ के लोग? बहुत के लोगों को बहुत के लोगों का ये मानना है कि विकसित होने का जो एक अम, समय था, वो आज हमारे पीछे है। आगे ऐसी कोई डेवलपमेंट्स दिखाई नहीं देती जिसके जरिए हम ये विकसित होने का मतलब क्या, पहले हम ये तय कर लें कि आज भारत का पर कैपिटा जीडीपी जो है, वो तकरीबन $3,000 से थोड़ा कम है। एक आम भारतीय जो है, जो 140 से 150 करोड़ लोग हैं हम, उसका जो उत्पादन है वो $3,000 सालाना से थोड़ा कम है। डेवलप्ड नेशन का मतलब क्या है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम मान के चलें कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के नेशंस, अमेरिका है वगैरह, वो 40,000 से लेकर 90,000 तक का ये है। तो हमें 3,000 से लेकर 40,000 तक जाना है, 12-13 गुना। जो एक रास्ता था वहां तक पहुंचने का, वो बंद हो चुका है। ये मानते हैं कि आप मान लीजिए कि 50 करोड़ लोग को आप खेत से निकालकर बेसिक इंडस्ट्री में लगाएं, कि गारमेंट्स जो हैं, फिर कपड़े सिलाना, लोअर एंड असेंबली, उसके बाद उन 50 करोड़ में से 40 करोड़ को और एक दर्जा ऊपर ले आना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, फिर उसके बाद उनमें से 30 करोड़ लोगों को और एक ऊपर ले आया कि आप रॉकेट बनाएं या कंप्यूटर चिप बनाएं, वो आज है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में जो दुनिया भर में जितने लोग शामिल थे
आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले। आज कम है उससे, क्योंकि उतने लोग नहीं चाहिए आपको चीजें बनाने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हो रहा है, वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आपको और भी कम लोड चाहिए आपको। और ये सिर्फ हमारे लिए ये खतरा है, ये नहीं है, ये जो डेवलप्ड नेशंस है उनके लिए भी है कि बहुत से लोग उनमें ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्रियां हैं लेकिन आज नौकरियां नहीं है उनके पास, और ऐसा ऐसा कोई फ्यूचर उनको दिखाई नहीं देता जहां पर उनको नौकरियां मिले भी। पर ये सबसे खतरनाक उन लोगों के लिए हैं जिनके देश बड़े हैं और जिनमें गुर्बत बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि भारत, जैसा कि पाकिस्तान, जैसा कि बांग्लादेश। और मेरा ये मानना है कि ये देखते हुए कि जो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है पिछले 10 सालों में, कि डेवलप होना, ये गुर्बत से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके पीछे का जो एक आपने आपने लिखा है पहले भी कि आसियान कंट्रीज के बारे में और चीन के बारे में, जो लोग लगभग, या तो कुछ कुछ की हालत तो हम शायद भारत से खराब थी, जो और कुछ लगभग बराबर थे चीन, और उनके एक जैसे चैलेंजेस भी थे, और वो लोग, तो वो कैसे बाहर आए और भारत क्यों नहीं वहां तक पहुंच पाया? वो लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग निकलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनका ये मानना है कि हमारी जो पुरानी दुश्मनियां थी उनको हम पॉज पे रखें। ये शायद हम सुलझा नहीं पाएंगे। वियतनाम और चीन के दरमियान जो हुआ, या फिर सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान जो हुआ, वो लोग जानते हैं कि हम शायद पूरी तरह से इसको सुलझा नहीं पाए, लेकिन इसको स्थगित रख के हम इकोनॉमी में, टूरिज्म में, पॉपुलेशन एक्सचेंजेस में हम आगे बढ़े। आप आसियान के देश देखें, वहां पर एक बहुत ही अमीर देश है सिंगापुर, बहुत ही गरीब देश है लाओस, लेकिन वीजा फ्री एंट्री है दोनों देशों के बीच। ये ऐसा नहीं है कि वो लोग एक ही धर्म के हैं या वो एक ही जुबान बोलते हैं, इन नहीं है ये। सिंगापुर में ज्यादातर चीनी लोग हैं, 75%। लाओ में जो है वो बुद्धिस्ट लोग हैं, 60%। लेकिन उनका ये मानना है कि जब तक हम ये पुरानी बातें को पीछे छोड़कर हम दूसरी बातें ना करें, तब तक कोई चांस नहीं है प्रोग्रेस का। हमारा ये मानना है कि हम ये दुश्मनी जारी रखेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश पाकिस्तान है उनके साथ जो हमारा सुलूक है उसमें हम कोई बदलाव नहीं चाहते। हमें कोई चीजें उनको बेचनी नहीं है, उनके लोग हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। हमारे लोग वहां ना जाए वो भी ठीक है हमारे साथ, हमारी चीजें वहां पर ना जाए वो भी ठीक है हमारे साथ। जब तक ये माइंडसेट आपका रहेगा कि मुझे तिजारत नहीं करनी है क्योंकि वो दुश्मन है, और मैं भले ही रहूं अपनी जगह पर वो भी रहेगा गुर्बत में, ये प्रकार का जो एक छोटा पेटी चाइल्डिश माइंडसेट है, जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक हालात यही रहेंगे। भारत जो है लगातार दक्षिण दक्षिण एशिया में भी हम ये देख सकते हैं कि उसकी जो एक समय तक तो काफी उसका नेतृत्व था, अभी भी सबसे सबसे बड़ा सदस्य है वहां का। पर वहां भी हम देख सकते हैं कि हर देश के साथ हम उलझते चले गए, चाहे वो नेपाल है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव तक है, जो मतलब उससे उससे भी हम लोग उलझे, जो पाकिस्तान से तो हम उलझे ही रहे। तो ये जो पूरा फिर साख की बात आती है सारे ग्रेडियंट में जो है, जो कि हम देख सकते हैं। और वो भी एक तरीका, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हो सकता था कि अगर हम सब लोग मिल के कुछ करते और भविष्य की तरफ देखते। मेरे ख्याल से भारत की दिक्कत ये भी है कि हम में से जो भी बात करता है, चाहे राजनीति में या अपने आस पड़ोस के साथ, तो हम हमेशा अतीत या पास्ट के बारे में बात करते हैं कि हमारा पास्ट में ये था, और वो जो है उसको हम सुलझा नहीं पाते। और इसलिए भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी हमारा जो एक मेन अप्रोच है, वो मुख्य अप्रोच जो है वो अदरिंग की है, कि जो भी है वो हम अलावा अन्य है, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम है, पर तुम जो है वो सगे नहीं हो हमारे, तुम हमारे यहाँ रह तो सकते बस ये नहीं हो, तुम सौतेले हो हमारे, ऐसा कुछ बना देते हैं हम लोग। तो वो अपने आप में मेरे ख्याल से वो एक अपने आप में एक जो सोच की प्रवृत्ति की जो बात है कि हमारा दिमाग इस तरह से चलता है, तो इसलिए वो
डुबाता है हिंदुस्तान को। आखिरी में फिर ये कि अभी तो अभी जो है, क्योंकि ये बात तो बहुत हुई है कि 11-12 सालों में नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए थे और जिन चमत्कारिक परिवर्तनों की उन्होंने बात की थी, और तो वो अब बिल्कुल उनके सारे जो सारे दाने नहीं हुआ। नहीं हुआ भी, और साथ में वो क्योंकि वो तो वैसे तो शायद वो वैसे भी नहीं ही होने थे, पर वो अब वो झूठे और खोखले भी साबित हो गए। तो अब तो मतलब ये सिद्ध हो चुका है, तो अब इसमें अब ये है कि जहां से वो साबित हो रहा है उसको हम कहें कि ये वो साबित करना ही गलत बात है। पर चलिए ये भी है, पर उसके बाद भी अब ये जो अब देश क्या करे उनका, और उस राजनीति का, उस उन दावों का, उसके साथ हम किस तरह से देखें, खासतौर पे तब जब हम देख पाते हैं कि आधा हिंदुस्तान अभी भी 30 साल के नीचे खड़ा हुआ है। नहीं, कोई कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे चीजें थोपी जाती है। उनके पास खुद का कोई पावर नहीं होता कि वो कोई बदलाव ला पाए। मेरा ये मानना है कि हम ऐसे लोगों में से हैं कि आके मुट्ठी भर अंग्रेज आएगा, बोलेगा कि मैं तेरे पर राज करेगा, हम बोलेंगे ठीक है राज करो। हमारे जो फौजी हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे आईसीएस ऑफिसर हैं, यही लोग थे। अलग थोड़ी कोई बाहर से थोड़ी ना आए थे। यही लोग आज राज करने, कोई और बाहर आएगा, वो लोग फिर से हाँ हाँ बोल देंगे। तो जब तक ये एनर्जी नहीं है सोसाइटी में, गैरत भी सवाल है, हमेशा गैरत ही नहीं रही। गैरत तो ठीक है, कोई शायद पर ये बात तो अ, अ, हमारे सामने ही है कि पिछले 300-400 साल में जो हुआ, वो ये हमें दिखाता है कि हमारे पास अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी बहुत ताकत नहीं है कि हम कुछ कर पाए। एक जो पार्टी ने किया था, अम, हम आज वो पार्टी पर थूके हैं, लेकिन वो पार्टी ने आजादी की जंग जीती। वो पार्टी आज कहाँ है, क्या कर रही है, ये देख रहे हैं हम कि कोई भी ऐसा तबक्का नहीं है भारत की सोसाइटी में जो खड़ा होकर ये कहे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही नहीं है। होगा ये कि जो ऊपर से और और ऊपर से थोपे जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई शक्ति या कोई आदमी या कोई पार्टी ये करेगी। आपके हालात जैसे बिगड़ते रहेंगे, उनको रोकने के लिए कोई ताकत नहीं है। आज जो डिस्पैरिटी है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, वो चलती रहेगी जब तक कि ऐसा ना हो कि कोई ऊपर से कोई सुझाव नहीं आए। तो हमें इन चीजों से हमें 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 अ, जो अ, अ, एक तबक्का है जिस जिस जो ये मानता है कि भारत को एक प्रगतिशील देश होना चाहिए, एक डेवलप नेशन बनना चाहिए, इन लोगों को ये बातें ना तो सिर्फ लिखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ पर लेखक का जो रोल है वो बहुत ही माइनर है, लेकिन कुछ हमें करना चाहिए कि जो हालात है उन हालात में कोई सुधार आए। क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार इस जो डेटा के जो जो अपने पीस लिखा है, जो किताब लिखी है, सरकार वो बात मानेगी नहीं और अपने नीति कार्यक्रमों में लागू नहीं करेगी। लोग उसके बारे में, जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो जो बिग मीडिया इंडस्ट्री के हैं, वो उस बारे में बात नहीं करेंगे, वो भी उसकी उल्टी ही बात करेंगे। आरटीआई आप देंगे नहीं, तो अगर एक मैं आम आदमी हूँ, मैं जानकारी चाहता हूँ, तो वो मुझे आप जो भी असुविधाजनक जो बात होगी वो आप बताएंगे नहीं। तो अब जो है, जिसको हम कहते हैं कि जो पहले तो ये कि जो सच को स्थापित करने वाली जो बात होती है, उसको ही हम अपने उसकी जगह से अगर हमने हटा दिया कि वो नहीं कर सकते आप इस देश में, अब किसी भी चीज का सत्यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो कि लोकतंत्र की बुनियादी हार भी है, कि जहाँ पे आप ये इस सच को देख पाना, सच को समझ पाना, फिर उसके बाद एक रास्ता निकाल पाना, वो वही जब मुश्किल हो जाएगा, तो फिर तो लोकतंत्र ही नामुमकिन है। और उसको हम क्योंकि ये सारे सवाल घूम फिर के इस बात पे आते हैं कि जिस भारत को हम समझते, जिसमें हम पैदा हुए, जिसको हम एक समझ रखते हैं जिसके बारे में कि वो लोकतंत्र है,
वहां पे ऐसा करके ऐसा हो सकता है। तो जब वो ही नहीं है तो उसको नहीं है वो आज। तो उसकी हम पूर्णाहुति देने का टाइम कब बताएंगे कि अब ये मान ही लेना चाहिए कि अब नहीं है, नहीं होना, होने वाला है। तो फिर और अगर होने वाला है तो उसके रास्ते क्या है, क्योंकि वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोग आवाज तो उठाते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी या बाकी लोग कहते हैं कि हाँ कास्ट वाली बात, बट वी डोंट सी कि वो कास्ट के फेसेस उनके पास कौन से हैं जो ये बात कह रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं। या फिर हम देखते हैं वोट चोरी पर वो एक आवाज उठती है, पर वो जैसे उठती है वैसे ही वो चली जाती है। अ, उसको लेकर वो आवाज किसी बड़े अभियान या आंदोलन में नहीं बदल पाती, जो नहीं, कि और बदलाव लाने के लिए के जो जो हथियार हैं कि आपके पास गणतंत्र में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको मिले लोगों को, वो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जो जंग पॉलिटिक्स में लगा हुआ है वही जुडिशरी में है, प्रेस में है, बहुत हद तक फौज में है, आईपीएस और आईएएस में तो था ही पहले से। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर बहुत ही कम है। और जब जब ये होता है तो बदलाव के रास्ते बहुत ज्यादा नहीं होते, कम हो जाते हैं। और जो रास्ते खुले भी होते हैं बहुत ही नैरो होते हैं, वहां से वहां पे जाना कम आसान नहीं होता। मतलब जैसे मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए जो 5-6 जगह जो जिससे जाने से डरता है, तो लगता है कि ना जाना पड़े तो मेरा जीवन सफल रहे, कि मुझे पुलिस थाने ना जाना पड़े, मुझे सरकारी अस्पताल ना जाना पड़े, मुझे अदालत ना जाना, बिल्कुल करे मुझे किसी मैं नेता के पास जाने से डरता हूँ कि यार ये मुझे आमत या मुझे ये मुझे किस तरह से बैठेगा। और मैं मीडिया हाउस से डरता हूँ क्या हो जाएगा, मैं कि पता नहीं क्या हो, खबर छापने का ना छापने को करने का कितना मुश्किल कर देगा वो, मतलब। तो फिर तो गणतंत्र बुनियाद मतलब क्या है जो, पर मैं कहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड इंडेक्स तो ये ठीक है जो आपने इसके बारे में आपने लिखा है, पर ये बुनियादी इंडेक्स मेरे हर 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 नागरिक के दिल में होता है, ये इंडेक्स बिल्कुल कि ये कॉन्फिडेंस कितना है कि मैं इन 5 जगह जाऊंगा और मेरी बात सुनी जाएगी और मुझे कायदे का मुझे इंसाफ मिल सकता है। तो गणतंत्र का सबसे जो एक गहरा मीनिंग है वो ये है कि नागरिक जो है वो सरकार से डरे ना। और आप जैसा कि कह रहे हैं, हर एक जो तवक्का है सरकार का, पुलिस थाने से लेकर कोर्ट से लेकर मीडिया से कुछ भी लेकर डर ही लगता है हमें। बिल्कुल, मतलब लड़कियां जा रही हैं, मेरे साथ बलात्कार हुआ तो थाने में भी जाके बलात्कार हो गया उसके साथ, जो मतलब ये जो होता है, मतलब और या फिर उसको चुप कराने का, उससे उससे ही पैसे ले लेने का, ये सब भी चल रहा होता है। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, अगर आप माने कि हर नागरिक के पास एक इंडेक्स है, और वो तो देखेगा कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, खासतौर पर इन दो राज्यों में वो इंडेक्स, वो डर, वो शंका इन चीजों को लेके कितनी ज्यादा है। और इसलिए फिर हम देखते हैं कि एक तो जीविका दीदियों ने कहते हैं कि जितवा दिया, पर जो जीतने वाला है वो उसके ऊपर बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं, वो लोग जीत रहे हैं वहां पे। तो ये भी एक अंतर विरोध, और ये हमारी मतलब ये भी भारत का महान लोकतंत्र का एक, और जिसको कहते हैं कि जनादेश मिला है तो उसको उसका सेलिब्रेशन है, जिसको लेकर आप गमछा एकदम घुमा के बता सकते हैं कि देखो मैंने ये जीत जनता की जीत है जो 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 हुई है। पर साथ में उसके साथ की जो अ, शर्म है, और जो उसकी धूर्तता है, उसके पीछे की जो बदमाशियां हैं, वो आप चाहे कितनी ढक लें पर वो भी साफ साफ उन्हीं आंकड़ों में दिखलाई पड़ती हैं। और वो इंडेक्स जो कि दुनिया भी कह रही है, और शायद वो हम सबके दिल में भी है कि ऐसा हो जाएगा तो फिर हम थोड़े से जो बड़े होंगे उनमें वो शायद ईडी सीबीआई भी जुड़ जाएगी उस लिस्ट में कि इसका कैसे तो तो इस बातचीत का बहुत शुक्रिया आकार, हम कई दिन बाद मिले, पर ये हमेशा दिलचस्प होता है इस बात को एक एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ देख पाना, उस सारे सच को जिससे जो सरकार और आपका मीडिया आपसे छुपाने, आपको ना बताने और तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहता है। और इसलिए हरकारा बात करता है हमेशा शोर कम रोशनी ज्यादा की, और हम चाहते हैं कि वो सच और वो उसकी निष्पक्षता के साथ, वस्तुपरकता के साथ आप तक आ सके। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। आकार, आपका बहुत शुक्रिया, और आप भी अपना ख्याल रखिए।
आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।